कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी मौजूद है। बहुत स्वागत सर आपका भी। सबसे पहले आज बात होगी महाकुंभ की। महाकुंभ एकता का महापर्व, सनातनी संस्कृति का सबसे बड़ा परिचय कहीं अगर देखने को मिला तो वाकई में महाकुंभ ही था। इसकी पूर्णता हो गई है और आज कुछ तस्वीरें मैं इसी महाकुंभ मेला क्षेत्र से आपके सामने रखने जा रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अनुभवों को आज कलमबद्ध किया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद स्वच्छाग्रही बने। उन्होंने घाटों की साफ सफाई की, उन्होंने श्रम दान किया, उन्होंने त्रिवेणी की पूजा की। और एक तस्वीर इस वक्त हम आपके सामने वही रख रहे हैं। ये वाकई में एक भागीरथी प्रयास था जिसमें केवल सरकार, प्रशासन, स्वच्छता कर्मी, पुलिस, जिन्होंने स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं वहां पर दी, हर किसी की अपनी अपनी भूमिका रही। सोचिए ना, एक ऐसा कुंभ, एक ऐसा उत्सव, एक ऐसा पर्व जिसमें सिर्फ देश के ही नहीं विदेश में बसने वाले लोग भी खिंचे चले आए। चाहे वो भारतीय थे, चाहे वो रूसी थे, चाहे वो यूक्रेनियन थे, अलग अलग देशों से लोगों को मैंने वहां पर पहुंचते हुए देखा। वाकई में ये अद्भुत अनुभव था। ये केवल सनातन में ही संभव है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। मैं कोई तुलना नहीं कर रही हूं, लेकिन यह भी सच्चाई है। वेटिकन में ऐसा महाआयोजन क्या आप देख सकते थे या देख सकते हैं? क्या मक्का मदीना में इतनी भीड़ एक साथ केवल 1.5 महीने के अंदर? हज के लिए उम्रा करने जाने वाले श्रद्धालुओं को तो हमने भी देखा है। ये कोई तुलना नहीं है, मैं फिर भी कह रही हूं, लेकिन ये सनातन की शक्ति है जो हमने महाकुंभ में देखी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अनुभवों को आज कलमबद्ध किया है। मैं 2-3 पंक्तियां वो पढ़ के और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। उन्होंने कहा, महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में पूरे 45 दिनों तक जिस प्रकार 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस पर्व से आकर जुड़ी, वो अभिभूत करता है। ये श्रद्धालुओं की भागीदारी केवल एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और विरासत को सुदृढ़ और समृद्ध रखने के लिए कई सदियों तक के लिए एक सशक्त नींव है। बहुत सारी बातें और हैं, उसमें मैनेजमेंट की भी बात है, उसमें विरासत पर गौरव करने की भी बात है, उसमें हर वर्ग जिस तरीके से एकत्रित हो गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात है। अश्विनी वैष्णव भी पहुंचे। अश्विनी वैष्णव ने भी आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि वाकई में जिस तरीके से ये महाआयोजन हुआ, ये वाकई में अभूतपूर्व था। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री इसको क्या कह रहे हैं, एक बार वो सुनते हैं और फिर चर्चा करेंगे। प्रयागराज से स्वतंत्र देव सिंह जी, नगर विकास मंत्री से के शर्मा जी, औद्योगिक विकास के मंत्री और प्रोटोकॉल में निरंतर सजग भाव के साथ कार्य कर रहे श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और खादी ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, माननीय सांसद श्री प्रवीण पटेल जी, महा पटेल जी, वाचस्पति जी, श्रीमती संजय प्रसाद जी, प्रदेश के मेरे सभी महायों, स्वच्छता के इस महाअभियान के साथ जुड़े हुए स्वच्छता कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी, उपस्थित बहनों और भाइयों, सचमुच एक भव्य और दिव्य कुंभ को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एक वैश्विक घटना के रूप में परिवर्तित करने के लिए मैं इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी स्वच्छता कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, परिवहन विभाग के साथ साथ सुरक्षा और जल प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के साथ साथ नागरिकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
भावना से जब कोई कार्य होता है तो उसके परिणाम ऐसे ही होते हैं जैसे प्रयागराज महाकुंभ कि आज हम सबके सामने है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आस्था और आर्थिकी का एक नया आधार देकर के प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों ने साबित कर दिया कि थोड़ा भी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और उनको सही सपोर्ट हो तो परिणाम कुछ भी लाया जा सकता है। और वो परिणाम आज इस रूप में हम सबके सामने आया है। इसके लिए मैं प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अपने अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को और विभिन्न विभागों के उन सभी अधिकारियों को भी हृदय से मैं उनका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, शुरुआत में ही प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को प्रयागराज महाकुंभ के इसका शुभारंभ करने के लिए यहां की परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए आए थे। उससे पहले भी और उस दौरान भी उन्होंने बहुत सारा मार्गदर्शन दिया था। भारत सरकार के सभी अधिकारीगण और सभी मंत्रालय इस आयोजन को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्राण प्रण से जुटे थे। रेलवे है, सिविल एविएशन है, पैरामिलिट्री है, यानी हर विभाग ने अपने स्तर पर इस आयोजन में भरपूर सपोर्ट किया, सहयोग किया और इसमें आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हुए प्रयागराज की कायाकल्प को करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी जो योगदान किया, आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज सिटी एक आधुनिक सिटी और स्मार्ट सिटी के रूप में चमक रही है। आप सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और वाकई में ये महाआयोजन था और उसके जो हीरोज हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। सफाई कर्मी, हेल्थ वर्कर्स, पुलिस कर्मी, बस के ड्राइवर्स, जो सेवा कर्मी वहां पे वॉलंटियर्स लगे हुए थे, नाविक थे। इन सेवा कर्मियों में आप तो उन स्टूडेंट स्काउट्स को भी ले लीजिए जो वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। वाकई में ये महाकुंभ ही था। अब महाआयोजन पर लोग भले राजनीतिक टीका टिप्पणी करें, लेकिन ऐसा आयोजन उन्होंने भी कभी नहीं किया जैसा महाआयोजन अभी हुआ। हर्षवर्धन जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए। देखिए, मुझे लगता है टीका टिप्पणी तो कुछ भी हो जाए उसमें होता ही है और ये स्वाभाविक भी है। मतलब ये भी ठीक नहीं है कि हम कहें कि परफेक्शन की तरफ चला गया, ये तो ठीक नहीं है ना। फिर तो सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। वो तो हमेशा रहती है, वो हमेशा रहेगी। लेकिन इस आयोजन को अगर देखें तो बरसों बरस देश में, दुनिया में कोई भी आयोजन जब होगा, और उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया है कि लोगों को आके शोध करना चाहिए, देखना चाहिए। और मैं तो बार बार कहता हूं ना, मेगा सिटी चलता है कि कैसे बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनते हैं, लेकिन पूरा एक टेम्परेरी शहर बने, एक परमानेंट शहर को पूरी तरह से रेनोवेट किया जाए, उसके आसपास 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पूरी तरह से तैयार किया जाए और उतनी भारी भीड़ के बाद उससे भी अधिक भीड़ आ जाए फिर भी उसको नियंत्रित कर लिया जाए, तो ये सामान्य काम नहीं था। तो योगी आदित्यनाथ के माथे पर ये तो हमेशा के लिए एक ताज सज गया। और जो उन्होंने खुद भी कहा, और मैं चूंकि 2019 के भी कुंभ को मैंने बहुत, जिसको कहें कि हर वहां के बदलते स्वरूप को मैंने देखा था, जिस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाइडेंस में उस पूरे बदलाव को नियंत्रित किया जाता है, निगरानी की जाती है, वो भी कमाल है। और मैं लगातार इसीलिए कह रहा हूं कि ये आयोजन तो देखिए, कोई भी सरकार रहेगी, कोई भी आएगा जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। गंगा मैया रहेंगी तो ये आयोजन होता रहेगा, सरकार कोई भी हो, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। लेकिन इसको जिस तरह से, जिस स्केल पर ले जाकर इस सरकार ने खड़ा कर दिया है, वो अकल्पनीय था। वो कोई भी कहता शुरू में कि ऐसा कोई कुंभ होगा, इस तरह से बात होगी, तो शायद न मानता कोई। और
अब ये समझ में आएगा। और एक बात और, जो आज का ये जो हीरोज को सम्मान की बात है, जब कहते हैं ना कि आप प्रथम पुरुष के तौर पर देखें जी, स्व से क्या कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, उनके दोनों उप मुख्यमंत्री आज सुबह अरेल घाट पर सफाई कर्मियों के साथ झाड़ू लगाते हुए दिखे, पानी से गंदगी निकालते हुए दिखे, गंगा जल में किसी तरह की जो अशुद्धि उनको दिख रही उसको उन्होंने निकालकर बाहर किया। ये उस तरफ बताता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत अच्छे से पता है कि ये सब कुछ इस वजह से हुआ क्योंकि यहां तक गंगा मैया प्रवाहमान तरीके से आ रही हैं। आगे भी अगर ये सब आयोजन ऐसे होने हैं तो नदियों को, तालाबों को, सबको दुरुस्त करना पड़ेगा। और देखिए, हम लोग बार बार कहते हैं, अभी हम लोग पर्यावरण चक्र की बात करते हैं, फिर अलग अलग बातें करते हैं कि पानी के लिए क्या कुछ होगा। उन सब के लिहाज से देखें तो ये एक आश्वस्त करने वाला चित्र है, एक आश्वस्त करने वाली राजनीतिक तस्वीर है और ये आगे बढ़ेगी, ये सुखद होगा। विजय जी, मैं तो उन बयानों पर भी जाना चाहती हूं जो बयान नहीं एग्जैक्टली जो एक्स पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा। कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है, केवल वो समझने की और समझाने की इच्छा शक्ति उसमें दिखाई दे रही है कि हम क्या हैं, सनातन क्या है, उसका गौरव किस में है और इस आयोजन के टेक अवेज क्या है। दरअसल ये मैनेजमेंट वालों को भी समझने की जरूरत है कि कैसे इतना बड़ा, इतना विशाल आयोजन हो गया। मैनेजमेंट का तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट कह लें या कोर्स कह सकते हैं महाकुंभ को, कि जिस तरह का आयोजन किया गया, धर्म से अलग भी छोड़ दें तो 60 करोड़, 50 करोड़, 30 करोड़ जहां आप रुकना चाहें कम से कम पर, वहां तक भी आ जाएं, तो इतने लोगों को एक साथ मैनेज करना, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा, और पूरा जो आयोजन है 45 दिन तक किसी भी एक आयोजन को चलाना अपने आप में मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वो मैनेजमेंट का एक बड़ा पार्ट है। धर्म और आध्यात्म की तो चर्चा है ही, राजनीतिक जो बौछार होती है, राजनीतिक हमले होते हैं, उस सब के बीच में से भी इस सबको निकाल ले जाना, ये भी एक बड़ी राजनीतिक कारीगरी है। ये मानना कि नहीं कोई आलोचना नहीं करेगा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सब लोग कुछ कुछ आलोचना करते ही रहते हैं, उसमें कोई, और उससे बहुत बुरा भी नहीं मानना चाहिए। सब अपने अपने तरीके से अपनी बात करते हैं और अक्सर ऐसा होता है जो लोग कुछ नहीं कर रहे वो जरूर आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ कर रहा होता है ना उसे समझ में आता है कि ये काम करना कितना मुश्किल है। लेकिन पूरे महाकुंभ योगी जी ने समझा, हाँ, महाकुंभ के इस आयोजन पर जो आज जितने लोगों को सम्मानित भी कर रहे हैं, तो मुझे वो रामचरितमानस में सेतु बनते हुए, श्री राम सेतु जो बन रहा था श्रीलंका के लिए, उसमें वो गिलहरी याद आती है। तो वो गिलहरी यहाँ पर भी है महाकुंभ में। छोटे छोटे हर एक ने अपना छोटा योगदान दिया है, हर एक का अपना योगदान है, और उन सब में उनका भी योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। जो 66 करोड़, 50 करोड़, 40 करोड़ यहाँ लोग आए। मैं एक अपना अनुभव आपसे साझा करूं। 2 हफ्ते क्योंकि मैं भी वहां पर रुकी और मैं ये देख रही थी कि जब आसपास सफाई का और ऐसा एक वातावरण होता है जी, तो जो हम आम इंडियंस की मेंटालिटी है कि जो जहां खाया वहां फेंक दिया, डस्टबिन ढूंढने तक की जहमत नहीं उठाई, उस मेंटालिटी में भी कितना बड़ा परिवर्तन आता है वो इस महाकुंभ में देखा। लोग खुद अपने आप स्वच्छाग्रही बन रहे थे, उन्हें लग रहा था कि ये मेरा घर है, उसके बिना 60 करोड़ लोगों की सफाई 60,000 लोग तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए मैंने कहा कि वो जो लोग वहां आए हैं वो भी, और उन्होंने शिकायतें नहीं तो शिकायतें तो 60 करोड़ होती कम से कम, हर एक आदमी की अपनी एक शिकायत हो सकती है ना, लेकिन वो बिना शिकायत के। इसका मतलब ये नहीं कि वो परेशान नहीं हुआ, वो परेशान भी हुआ होगा, वो ट्रैफिक में भी परेशान हुआ होगा, उसे जगह मिलने में भी परेशानी हुई होगी, उसे स्नान के लिए 2 किलोमीटर जाने में भी परेशानी हुई होगी, लेकिन वो उन सब चीज़ों को समझते हुए कि ये सब पार्ट ऑफ दिस आयोजन है, उसको ध्यान में रखते हुए, तो मैं उन 60 करोड़, 66 करोड़, 50 करोड़ लोगों को भी इसका आभार के तरीके से मैं देखता हूं कि उन लोगों ने भी इसका योगदान इसमें दिया है, उनका भी गिलहरी योगदान है। इसमें प्रयागराज के जो लोग हैं उसमें हर्ष जी भी शामिल है, उनका भी बड़ा योगदान है। ये बड़ी प्यारी सी तस्वीर है, योगी जी ने एक छोटे से बच्चे को अपने शहर में इतने सारे लोग आ जाए, वो खुद ही शहर सबसे ज्यादा परेशान तो इलाहाबाद के लोग हैं। मैं समीर जी आपके पास आऊं, उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी टीम मैनेजमेंट की बात करें जिसका जिक्र भी विजय जी आप कर रहे थे, एक बार उन्हें भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं टीम मैनेजमेंट पर। काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है
कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। और जो भी प्रयागराज आया उसने दो बातों की चर्चा जरूर की, जिसका उल्लेख आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में अपने उद्बोधन में कहा। उन्होंने कहा था जो भी प्रयागराज आया उसने स्वच्छता की और स्वच्छता कर्मियों की सराहना की, और जो भी प्रयागराज आया वह प्रयागराज में पुलिस के व्यवहार की तारीफ की है, उसकी सराहना की है। ऐसे लगता था जैसे सबका अपना आयोजन हो, जैसे घर का किसी आयोजन में होता है ना, पूरा परिवार मिलकर के उस आयोजन को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार के इन सभी विभागों में, क्या स्वच्छता कर्मी हो, क्या स्वास्थ्य कर्मी हो, क्या सिंचाई विभाग के कर्मी हो, क्या जलापूर्ति के कर्मी हो, क्या सुरक्षा कर्मी हो, क्या परिवहन विभाग के कर्मी हो, इन सभी ने इसे अपना घर का आयोजन बना करके इसको भव्यता देने का काम किया, सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। तब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन का हिस्सा बन पाया, और इसीलिए प्रयागराज वासियों ने भी इसको अपना आयोजन मान करके जगह जगह लंगर लगाए, अभिवादन किया, अपनी स्वयं की परेशानी को भूल करके इस आयोजन का हिस्सा बने, जनप्रतिनिधिगण इस आयोजन का हिस्सा बने, और आज तक आर्थिकी का एक नया संदेश महाकुंभ प्रयागराज में दे दिया कि नहीं, आस्था है जिसके बारे में भगवान वेदव्यास ने 5000 साल पहले कहा था। उन्होंने कहा था उस समय भगवान वेदव्यास 5000 साल पहले एक ऐसे महर्षि हुए थे, त्रिकालदर्शी ऋषि हुए थे, जिन्होंने भारत के वैदिक ज्ञान की परंपरा को लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी को दिया था, एक संहिताबद्ध करने का काम किया था। भारत के अंदर वेदों को संहिताबद्ध करने का कार्य रहा हो, पुराणों और पुराणों को लिखने की शैली वर्तमान पीढ़ी को देने के लिए इसकी शुरुआत भगवान वेदव्यास ने की। उन्होंने एक बात कही थी, 5000 साल पहले उन्होंने कही थी कि मैं बाहें उठा करके चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि धर्म के मार्ग पर चलो, धर्म से ही अर्थ और कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। और प्रयागराज महाकुंभ ने भगवान वेदव्यास की इस वाणी को सत्य साबित किया। लाखों रोजगार मिले हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक नया आयाम छूने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। कौन नहीं आया, किसने नहीं किया? शिवालिक पार्क नगर निगम ने बनाया, जितना इन्वेस्ट किया था उससे कई गुना उसने मुनाफा कमा लिया। ऐसे ही अन्य तमाम स्थानों पर ये चीजें हमें देखने को मिली। और मुझे तो सबसे अच्छा यह लगा कि जब खन्ना जी 80 साल की उम्र में अपने को कहने लगे कि अब मैं तो 60 साल का हो गया। वाकई में ये कल्पना से परे है कि इतने श्रद्धालु एक स्थान पर एकत्रित हो जाएं और मैनेजमेंट सफल भी हो जाए। समीर जी, लेकिन मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी पोस्ट लिखी है उसमें आखिर तक आते आते, जैसे हम भी घर में हवन करते हैं तो क्या करते हैं, आखिर में भूल चूक क्षमा याचना करते हैं ना, कि हमसे कोई भी त्रुटि हो गई तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। कितने विनम्रता से उन्होंने भी वही बात लिखी है। इतना बड़ा आयोजन संपूर्ण हुआ, भूल चूक माफ हो। बिल्कुल 45 दिन का ये आयोजन, मतलब आज आप अगर देखेंगे तो सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के सारे बड़े अखबारों ने इसे कवर किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कवर किया है, CNN ने कवर किया है, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कवर किया और कहा है कि अमेरिका की जितनी आबादी है उससे दुगने लोग कुंभ के अंदर नहा के गए। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो लिखा है कि जो मैनेजमेंट के कॉलेज है अमेरिका के बड़े, उनको वहां शोध करना चाहिए जाके कि इतना बड़ा सफल आयोजन एक कैसे मैनेज होता है बिना किसी इतने बड़े प्रबंधन के, कि मतलब कोई बहुत ज्यादा पुलिस नहीं है, लोग खुद सेल्फ डिसिप्लिन से करते हैं और अरबपति से लेके दरिद्र व्यक्ति तक का वहां पर आता है और सब एक ही घाट पर नहा रहे हैं।
तो मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट है वहां जाकर एक बार स्टडी करना चाहिए कैसा ये सफल आयोजन होता है। तो पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है और जितना अच्छा जो अगर 45 दिन का जो सफल आयोजन हुआ है, 65 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर अगर स्नान कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में योगी की कैबिनेट को पूरा बधाई के पात्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार इसकी बधाई की पात्र है कि इतना व्यवस्थित ढंग से इसे ऑर्गेनाइज किया है। और मुझे लगता है कि उसके बाद जिस तरीके से सबको मतलब सफाई कर्मी हो, जितने लोगों उनका सबका सम्मान किया जा रहा है, तो उसमें एक घटना मुझे मतलब याद आती है कि जब राम लंका पर विजय करते हैं, सीता को छुड़ाते हैं, तो सीता को सबसे मिलवाते हैं कि भाई सबकी भूमिका रही है इसके अंदर। सीता वानरों को बधाई देती है, वानर सेना को, कि भाई आप लोगों ने इतना किया। तो वो गिलहरी को लेकर आते हैं राम, और सीता के हाथ में गिलहरी रख के कहते हैं कि इसका भी बड़ा योगदान है आपको छुड़वाने में, इसने भी अपनी भूमिका निभाई है। तो जैसा विजय जी गिलहरी का जिक्र कर रहे थे, तो मतलब गिलहरी से लेके मतलब हर आदमी की भूमिका है और सबने जितना संभव हुआ अपने सामर्थ्य के हिसाब से और सामर्थ्य से बढ़कर में एक उदाहरण और है, कितने ही कथावाचकों से, महामंडलेश्वरों से मेरी बात हुई, अलग अलग पंडाल लगाकर, जिनके अपने कथाओं का वो स्थान था, उस स्थान को भी श्रद्धालुओं के लिए खाली कर दिया गया कि यहाँ पर लोग विश्राम करेंगे और फिर स्नान करेंगे, अपने घर को लौटेंगे। तो सबका अपना योगदान रहा और इसी योगदान का सम्मान होना चाहिए, इसलिए हमने पहला विषय ही कहानी कुर्सिकी में महाकुंभ रखा है। डीके शिव कुमार, उनकी हमने कल भी चर्चा काफी की थी। वो कुंभ भी गए, कल जग्गी वासुदेव के कार्यक्रम में भी गए, वो वहां बैठे हुए थे। अमित शाह वहां पर चीफ गेस्ट थे और जग्गी वासुदेव खूब तारीफ किए जा रहे थे अमित शाह की कि इन्होंने 370 हटा दिया, आतंकवादी हमले बंद हो गए, नक्सलियों को खत्म कर देंगे, और वो उनको सब कुछ वहां बैठकर सुनना पड़ रहा था। लेकिन उसके बाद उनको सफाई भी देनी पड़ी और उनको ये कहना पड़ा, देखिए मैं तो वहां पर केवल जग्गी वासुदेव महाराज जी ने बुलाया था, मैं इस कार्यक्रम में इसलिए केवल गया था, मैं अमित शाह जी से मिला भी नहीं, ये भी उनको बोलना पड़ा। फिर कुंभ पर सवाल उनसे हुआ तो कुंभ पर बोले, देखो भाई मैं सनातनी हिंदू हूं और पैदा हिंदू हुआ, मरूंगा भी हिंदू ही, और मैं कुंभ गया, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। लोग अव्यवस्था की बातें कर रहे हैं, मैं चीजों में कमियां नहीं निकालता, मैं मीन मेक नहीं करता हूं, मुझे तो बहुत अच्छा आयोजन लगा, बहुत बड़ा आयोजन था, बड़ा अच्छा आयोजन था। तो यहां भी वो अपनी पार्टी लाइन से बिल्कुल विपरीत बात करते हुए दिखाई दिए। रामदास आठवले, अब उनका भी अपना कहने का गजब तरीका है। उन्होंने राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पर बोला और कहा कि इन दोनों ने वहां ना जाकर के बड़ा खराब संदेश दिया है, इनको कुंभ जाना चाहिए था, लेकिन ये जानबूझकर नहीं गए, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे। एक और मंत्री हैं गिरीश महाजन, वो तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो हिंदू विरोधी हैं और इससे इन्होंने साबित एक बार फिर ये कर दिया कुंभ ना जाकर के। और उद्धव ठाकरे भी अब राहुल गांधी के ही नक्शे कदम पर चलने लग गए हैं। पॉलिटिकल बयान है, लेकिन ठीक है, मजेदार बयान है और मौका मिला है एनडीए के लोगों को, खास तौर पर कि कांग्रेस को और बाकी जो लोग नहीं गए उन पर उंगलियां उठाएं। जैसे राहुल गांधी नहीं गए, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे कुंभ नहीं गए, उद्धव ठाकरे, शरद पवार नहीं गए, ममता बनर्जी नहीं गई, उन्होंने तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ भी कह दिया, तेजस्वी यादव भी नहीं गए, अरविंद केजरीवाल भी नहीं गए, हेमंत सोरेन, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, लालू यादव, भूपेश बघेल, ये मतलब टॉप रंग अगर आप कहें विपक्षी पार्टियों की, तो ये बड़े बड़े नेता जिन्होंने कुंभ जाना उचित नहीं समझा। तो ये 3 बयान आप पहले सुनिए, उसके बाद जरा हम बात करेंगे और क्या वाकई ऐसा हुआ होगा कि इन नेताओं ने जानबूझकर ये सोचा हो कि हम कुंभ नहीं जाएंगे तो हमारा कोई नुकसान हो जाएगा। तो क्या नुकसान हो जाता भाई, पहले आप बात सुनिए। नहीं, मैं तो कहूँगा कि राहुल गांधी जी के बारे में हमने क्या करना है, वो तो विरोधी है ही, हिंदू विरोधी है, मैं ऐसे कहूँगा। अयोध्या में जब राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ उस वक्त भी उन्होंने फतवा ही निकाल दिया था कि हमारे कोई एमपी एमएलए वहां पर नहीं जाएंगे। ये कोई नई बात नहीं है, वो कोई नई बात नहीं है। उद्धव जी भी बड़ी बातें तो बहुत बड़ी करते हैं हिंदुत्व की, लेकिन उन्होंने उद्धव देखा भी नहीं, उसमें टिप्पणी भी नहीं की कुंभ पर। तो मुझे ऐसे लगता है ये धार्मिक स्थल पर जाने के लिए कोई हमारा उत्सव है तो उसको लेकर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए, जैसे राहुल गांधी जी ने पिछले समय की थी। और सभी नेता वहां पर जाके आए, इन्होंने जाते थे तो अच्छा रहता था और पवित्र हो जाते थे। राहुल गांधी जी और राहुल गांधी फैमिली अगर हिंदू है, उन्हें वहां जाना चाहिए था, लोगों की भावना को ध्यान में रखकर उन्हें जाने की आवश्यकता थी। माननीय उद्धव ठाकरे जी बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र है और वो हिंदुत्व की हमेशा बात करते हैं, वो हिंदू है और उसके बावजूद वो गए नहीं, अच्छी बात नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि ये हिंदू धर्म को मतलब हिंदू धर्म में रहकर भी वहाँ नहीं जाना अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे नहीं गए, उसके लिए हमारी नाराजगी है। लेकिन लोगों ने उनको चुनाव में मतलब अच्छा लेसन सिखाया है और उसके बावजूद भी इनको हिंदू वोट नहीं चाहिए। मतलब ये हिंदू वोट पर कब्जा करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन महाकुंभ में नहीं गए हैं।
ये मुझे लगता है कि भाई होटल ने उनके ऊपर बाइकआउट डालना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनाव में सबक सिखाना चाहिए। ಈ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಗೇನು ಶೇರ್ ಬರಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಷಯದ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸು RRR ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ರಿಲೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೋಸರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು, ನಾವೊಂದು 11,000, ಅವರೊಂದು 3,000 ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ डीके शिव कुमार साहब ने बड़ी मजेदार बात कह दी कि मेरे दोस्त भी मुझे फोन करके पूछ रहे हैं क्या तुम बीजेपी के करीब जा रहे हो, तो इसलिए मैं ये सफाई दे रहा हूं. मैं हिंदू हूं, हिंदू होने के नाते मैं कुंभ गया था. इसमें और कुछ इससे ज्यादा देखने पढ़ने की जरूरत नहीं है. लेकिन इंटरेस्टिंग है कि उनको ये बात कहनी पड़ी, इतना दबाव पड़ा उन पर. देखिए, मुझे लगता है कि सबसे इसका जो प्रमुख पहलू है वो ये है कि कांग्रेस के पार्टी के लोगों को जरा बैठकर अब सोचना चाहिए कि जो भी हिंदू जैसा व्यवहार करेगा, जो भी हिंदू रीति नीति धर्म कर्म की तरफ जाएगा, जो भी हिंदू आस्था का प्रदर्शन करेगा बिना हिचके हुए, उसको क्या कह दिया जाएगा कि अरे तुम भाजपा में जा रहे हो क्या. ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत खतरनाक है. अगर हिंदू बहुमत, हिंदू बहुलता वाले देश में सबसे पुरानी पार्टी के नेताओं को यह चिंता होने लगे कि अरे हमारा दोस्त कह रहा था कि तुम भाजपा में चले जाओगे क्या, क्योंकि तुमने टीका लगाया था, तुम गंगा में नहाए, अच्छा भाजपा में जा रहे हो क्या. इसका मतलब यह हुआ कि जो समानार्थी शब्द कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, वो हिंदू होना और भाजपाई होना एक हो जाए. ये है नहीं ऐसा, मैं इसको कतई नहीं मानता हूं. और ये भी मैं नहीं मानता हूं कि जो गंगा ना नहाए या कुंभ ना गया हो वो हिंदू नहीं, ऐसा. लेकिन अगर ये स्थिति बन गई है तो ये कांग्रेस को बैठकर जरा विचार करना नहीं. तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी. राहुल गांधी है जिन्होंने ये माहौल बनाया. कुंभ में जाना हिंदू होने की कसौटी हो गया. ना ये अच्छा ये बताइए, मैं कोई माहौल अपने बारे में बना सकता हूं या आपके बारे में बना सकता हूं? या आपके बारे में बना रहा हूं तो आपको सक्षम होना पड़ेगा ना कि मैं आपके बारे में कोई और माहौल ना बना सकूं. मैं आपके बारे में माहौल बनाने में सक्षम हूं, इसका मतलब कि आप अक्षम होते जा रहे हैं. तो राहुल गांधी अक्षम होते चले गए, इसीलिए तो माहौल बना. और राहुल गांधी, अब मन से मन की पूजा तो हम आज तक नहीं सुने हैं. मतलब कैसे मन से मन की पूजा? पता नहीं, लोग कह रहे हैं कि राहुल जी इसलिए नहीं गए क्योंकि मन से मन की पूजा करते हैं. अब ये मतलब विजय जी, देखिए आज विनोद जी नहीं है लेकिन विजय जी के लिए ये सब कहा जाता है. तो सर ये मन से मन की पूजा कैसे होती है सर? सर बताइए सर, थोड़ा गंभीर मसला है, हम भी बहुत कोशिश किए लेकिन नहीं समझ पाए. गंभीर मसला है. एक तो जो बात कही गई कि कुंभ को लेकर जो डीके शिव कुमार कह रहे हैं वो बात ठीक है, और ये राजनीतिक दलों के लिए चिंता की बात हो सकती है कि हिंदू बीजेपी का पर्यायवाची बनने लगे. इसको दूसरे तरीके से देखें तो कुछ दिनों बाद ये माहौल भी बनने लगेगा कि आप एंटी हिंदू हैं, आप एस्टेब्लिश हो जाएंगे. फर्स्ट स्टेप में ये हुआ ना कि आप हिंदू यानी बीजेपी. विजय जी कुछ इशू माइक में आ गया, मैं आपकी बात कंप्लीट करवाता हूं. समीर जी लेकिन इसी पर एक टिप्पणी जरा माइक देख कर लें. देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी की जिस तरीके से छवि लगातार बनती जा रही थी, कांग्रेस की जिस तरह से छवि लगातार बनती जा रही थी, राहुल गांधी को एक संदेश देने के लिए कुंभ जाना था. अखिलेश यादव गए ना कुंभ. अखिलेश यादव की जब छवि बन गई कि भाई MY समीकरण की राजनीति करते हैं, वो मुस्लिम और यादव की राजनीति करते हैं और वो कुंभ नहीं जाएंगे, तो अखिलेश यादव ने कुंभ गए. आखिरी में अखिलेश यादव को लगा कि कुंभ जाना पड़ेगा, मुझे अगला विधानसभा चुनाव लड़ना है और मेरी पूरी मुस्लिम पर छवि ना बने. मैं भी यादव हूं, मेरे पास भी यादव वोट बैंक है, मेरे पार्टी के लोग भी कुंभ जा रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए. डीके शिव कुमार गए, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वो जाते हैं अपने परिवार के साथ. कमलनाथ का बेटा जाता है वहां पर, कई बड़े नेता कांग्रेस के कुंभ में नहाने जाते हैं. तो राहुल गांधी और प्रियंका के बारे में तो कहा भी गया था कि वो अभी 26 तारीख के पहले किसी जाने वाले उनका कार्यक्रम तय हो रहा है. तो क्या तकलीफ है अगर राहुल गांधी कुंभ चले जाते? क्या तकलीफ होती है अगर राहुल गांधी राम मंदिर चले जाते? इतना एक वोट बैंक का मैं भी कुंभ की बात कर रहा हूं, क्या तकलीफ है अगर नहीं गए? तकलीफ यह है ना कि अगर मैं कुंभ चला जाऊंगा तो इतनी मेहनत से जिस वोट पे मेरी नजर है वो वोट बिदक जाएगा ना. मुझे तो बताना है कि भाई सिर्फ मैं मुस्लिम कम्युनिटी का हितैषी हूं, सिर्फ मैं मुसलमानों की बात करता हूं, मैं सिर्फ मुस्लिम वोट के ऊपर फोकस कर रहा हूं. अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरा वोट बिदक जाएगा. और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, तो राहुल गांधी इस बात को समझते हैं. बीजेपी का कुंभ थोड़ी है, कुंभ है. लेकिन राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कुंभ में जाकर वो 11 डुबकी भी लगा देंगे तब भी उनको हिंदू का वोट मिलना नहीं है, उनका वोट नाराज हो जाएगा. तो अपने वोट को बचाए रखने के लिए कुंभ से दूरी बना के रखो. और यही कारण रहा कि राहुल गांधी कुंभ में नहीं गए.
अखिलेश यादव जरूर चलेगा कि अखिलेश यादव को पता है कि उनका एक बड़ा वोट बैंक भी हिंदू है, तो अगले बार उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना है। राहुल गांधी को तो अभी कोई चुनाव लड़ना नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के वाकई किसी वोट की नाराजगी की वजह से नहीं गए ये लोग, ये नेता, आपको लगता है क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो एक उनकी अपनी सोच समझ है कि वो उसमें शामिल नहीं होना चाहते। लेकिन राजनीति जो है, पॉलिटिक्स जो है, वो परसेप्शन से चलती है। और परसेप्शन अगर ये बन रहा है कि जो महाकुंभ में गया है, जो राम मंदिर गया, वो हिंदू है, और वो हिंदू है तो वो बीजेपी है, तो ये कांग्रेस पार्टी या जो दूसरी पार्टियां हैं उनके लिए नुकसान का और वार्निंग बेल है, अलार्मिंग बेल है, उसको मैं ऐसे कहता हूं। क्योंकि आप देख लीजिएगा कि बीजेपी इसको, इस माहौल को थोड़ा सा और आगे ले जाएगी। अभी हिंदू बीजेपी हो रही है, फिर आप एंटी हिंदू हो जाएंगे नॉन बीजेपी में, तो वो एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचेगी राजनीति, जिसका नुकसान हो रहा है। आपने भी बहुत सारे लोगों का जिक्र किया। मैं तो नहीं मानता कि जो लोग कुंभ में गए हैं वो ही सिर्फ हिंदू हैं, क्योंकि 60 करोड़ गए तो भी 50 करोड़ लोग, करीब करीब 40 करोड़ लोग तो हिंदुस्तान में भी रह गए हैं जो हिंदू नहीं है। क्या आप उन्हें हिंदू नहीं मान रहे? दूसरी बात, ये परसेप्शन की वजह से ऐसा हो रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के या उससे जुड़े संगठनों के सारे लोग महाकुंभ में स्नान करने गए हैं। लेकिन आप उनकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस बहस पे नहीं जाना चाहते हैं कि हिंदू का मतलब बीजेपी है या जो महाकुंभ में गया वो हिंदू है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए परसेप्शन में इंपॉर्टेंट बात होती है कि तो आप क्या समझते हैं कि इस नैरेटिव को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत सारे लोग नहीं गए? बिल्कुल ठीक मैं बात, 50 नाम आपको गिना सकता हूं। बिल्कुल, तो क्या ठीक आप है। उन्हें एंटी हिंदू कहेंगे? नहीं कहेंगे। हाँ, तो फिर ये परसेप्शन की बात नहीं, तो ये चिंता आप भी कह रहे हैं ना कि कांग्रेस जैसी पार्टी को, राहुल गांधी जैसी नेता को होनी चाहिए। बार बार इसलिए वो AK एंटोनी साहब की रिपोर्ट का जिक्र करता हूं कि राहुल गांधी जी को महाकुंभ से भी पहले उस रिपोर्ट को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, जिसमें उनकी इमेज एंटी हिंदू बनती जा रही है। और एक इतने बड़े देश में जहां 80 करोड़ हिंदू रहते हो, यदि आपकी सबसे बड़ी पार्टी एंटी हिंदू के तौर पर एस्टेब्लिश होगी या दूसरे लोग उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो भी सबसे बड़ा नुकसान आपका अब होने डीके वाला शिव है। कुमार का बयान लंबा था, उसमें आगे और भी बातें हैं, जैसे उसमें उन्होंने सोनिया गांधी का जिक्र भी किया और कहा कि भाई सोनिया जी विदेशी मूल से हैं, बात सही है, उनका धर्म भी कुछ और है, ईसाई हैं वो, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म को जितना समझा है, जाना है और अपने व्यवहार में अपनाया है, उसका भी उदाहरण लोगों के सामने है। वो सारे त्योहार मनाती हैं, अब उनको ये बात बोलनी पड़ रही है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी पार्टी पर जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो ये तो सामान्य सी बात है ना। कितने लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ को किस किस तरह के आरोपों से कहा गया। लेकिन कमाल की बात देखिए, आप कुछ भी कहते रह गए, लेकिन देशभक्त पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी ही है। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो इसका मतलब दूसरे देश विरोधी थोड़ी ना है, लेकिन छवि तो बन रही है। फिर राम के साथ कौन खड़ा है, तो अब क्या सारे लोग राम विरोधी नहीं है? लेकिन ढेर सारे ऐसे वाकये, ऐसे उदाहरण आते हैं। अब कोई ये कहेगा कि भाई मेरी इच्छा है जाऊं या न जाऊं, ठीक बात है। हर पार्टी का सारा नेता सब कोई लाइन लगा के जाएगा, नहीं जाएगा ऐसा नहीं। प्राण प्रतिष्ठा में नरेंद्र मोदी गए थे तो अमित शाह थोड़ी ना गए थे। प्राण प्रतिष्ठा के दिन ढेर सारे लोग नहीं गए थे। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाने से डरते हैं? नहीं डरते हैं। क्या कांग्रेस के डरते हैं? हाँ डरते हैं भाई। और वहां वो प्रतीकात्मक तौर पर भी जो करते हैं उसमें भी उनको डर लगता है। अब इससे आगे आ जाइए, महाकुंभ, क्या किसी को जाना अच्छा नहीं लगता? दिग्विजय सिंह गए, नहा के आए, डीके शिव कुमार गए, नहा के आए, सचिन पायलट गए, नहा के आए, सुखविंदर सुक्खू गए, नहा के आए। डर क्या? जो नहीं गए उनको क्या डर है? लेकिन जिन लोगों को लगता है कि हमें राहुल गांधी के साथ खड़े रहना है, राहुल गांधी की अपनी एक सोच है, जो सोच इस सब को ठीक नहीं मानती है। लालू जी की भाषा में कहें फालतू का बात है। लालू जी की भाषा में अगर कहें तो फालतू का बात है। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि राष्ट्रीय जनता दल का कोई नेता नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता, बहुत से नेता हैं जो एकदम हिंदू धर्म को एकदम डूब कर मानते हैं। लेकिन जब आपकी लार्जर स्कीम में जो बड़ा नेता है वो तय कर ले कि हम ये करेंगे, राहुल गांधी हिंदू धर्म के विपरीत आचरण करते हुए दिखते हैं, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। प्रशांत किशोर बिहार के चुनाव में तो इस बार खूब जोर लगा ही रहे हैं, लेकिन जो काम उन्होंने 3-4 वर्ष पहले छोड़ दिया था, इलेक्शन मैनेजमेंट, राजनीतिक दलों को चुनाव लड़वाना, स्ट्रेटेजी बनवाना, अब वो एक व्यक्ति एक पार्टी के लिए फिर से उस काम में जुटे हैं। ये हैं एक्टर विजय, जिनकी पार्टी है तमिलनाडु में, और वो उनको लगता है कि इस बार उनके हिस्से भी कुछ आ सकता है। तमिलनाडु में जल्द चुनाव होने वाले हैं। अब वहां पर प्रशांत किशोर ने जो बातें कही उसमें बिहार के लिए बहुत कुछ था। प्रशांत किशोर ने पहले कहा कि देखें, आपके यहां पर भी एक बिहारी आया था बड़ा लोकप्रिय, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान थे। एक वही बिहारी हैं जो मुझसे थोड़े ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं उनसे ज्यादा लोकप्रिय आपके बीच में हो चुका हूंगा। अब ऐसी बातें वो कह रहे हैं तो पहले तो बिहार का इलेक्शन पड़ जाएगा। तो मतलब अगर क्या वो अपनी बिहार के चुनाव में
अच्छे प्रदर्शन की भविष्यवाणी कर रहे थे या वो विजय की तमिलनाडु के इलेक्शन में जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे। दोनों ही बातों में बहुत से लोगों को बहुत सा संदेह होना भी चाहिए, तो उसकी बात हम लोग करेंगे। और उसके बाद बिहार के इलेक्शन को लेकर के नीतीश कुमार के बारे में अब जिस किस्म की चर्चाएं चल रही हैं, कुछ सर्वे भी अभी आए हैं हाल फिलहाल में जिनमें बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों के बीच लोकप्रियता के मामले में एक लंबी छलांग लगा दी है और नीतीश कुमार के ऊपर अब 20 बरस के बाद एंटी इंकम्बेंसी आखिरकार थोड़ा असर दिखाने लगी है, ऐसा कुछ सर्वे कह रहे हैं। तो वो भी बात करेंगे, लेकिन पहले प्रशांत किशोर को सुनिए। You see, there is so much of chatter in the name of MS Dhoni. He is the only Bihari who is more popular than me in Tamil Nadu. Dhoni is more popular in Tamil Nadu than Prashant Kishore, but make no mistake, next year, when I contribute and I help you win, then I will be taking over Dhoni in popularity. Do you agree or not? अब प्रशांत किशोर साहब, पहले अब तमिलनाडु में लोकप्रिय होना चाहें उनके अगर ऐसे कर्म हुए तो होंगे भी, लेकिन उससे पहले उनको बिहार में उतना लोकप्रिय होना पड़ेगा। और बिहार के इलेक्शन में वाकई कुछ ऐसा है क्या जो कुछ वो अलग कुछ अजूबा सा वो कर पाए, क्योंकि बिहार में जिस किस्म से राजनीति अपनी चाल चलती है बहुत वक्त लगता है लोगों को स्थापित होने में, लेकिन क्या प्रशांत किशोर जन स्वराज यात्रा और फिर पार्टी बना करके एक चुनाव लड़ने के बाद अपने आप को उस स्टेज पर पा रहे हैं कि वो ऐसा दावा कर सकें? सर प्रशांत किशोर जी 4 साल के बाद वापस अपने वापस उस पर आ गए। अब ये तो वो बड़े विद्वान आदमी हैं, बड़े अनुभवी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई आप फाइनल एग्जाम किसी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस के लिए दे रहे हों, एंट्रेंस एग्जाम, और उस समय आप कोई दूसरी परीक्षा के लिए चले जाएं। इसका मतलब है या तो वो बिहार को लेकर बहुत सीरियस नहीं है, या उन्हें बिहार का नतीजा समझ में आ गया है कि बिहार में कुछ होने वाला नहीं है, तो अपने धंधे पर अपने काम पर चले जा। अब ये तो उनको तय करना है, और वो तमिलनाडु में कितना विजय साहब के लिए करेंगे कितना नहीं करेंगे ये तो तमिलनाडु के चुनाव बताएंगे। लेकिन पेरियार के साथ उनकी राजनीति तमिलनाडु से बिहार तक क्या रंग दिखाएगी ये भी देखना है। मुझे लगता है कि बिहार में बहुत हमने हाइप दिया है, हमारे मित्रों ने भी सबने उनको बहुत हाइप दिया। मैं शुरू से समझ रहा हूँ कि प्रशांत जी के लिए बहुत जगह वहाँ पर नहीं है, और बिहार की जो राजनीति है वो बहुत गहरी राजनीति है, उसमें इस तरह से एंट्रेंस नहीं होती। दिल्ली और बिहार की राजनीति को फर्क समझना चाहिए। जब हम अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर को समझते ना, और अरविंद केजरीवाल ने मतलब एक पूरा मूवमेंट एजिटेशन खड़ा किया, वहाँ पर आंदोलन खड़ा किया, और उनके साथ एक बड़ी सत्ता थी, जो राजनीतिक सत्ता थी वो उसका साथ दे रही थी, इसलिए वो खड़ा हो गया। प्रशांत किशोर जी मैं बहुत अहम भूमिका में बिहार में नहीं देख रहा, और तमिलनाडु में विजय साहब के लिए अभी कितनी जगह बनती है नहीं बनती है वो भी देखने की है, क्योंकि तमिलनाडु भी उतनी गहरी राजनीति वाला राज्य है। लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि प्रशांत किशोर जी को, क्योंकि वो इतने चुनाव लड़ाए हैं तो उनको पता होता है कि नतीजे क्या हो रहे होंगे, तो बिहार में उनकी भूमिका शायद उन्हें समझ में आ गई है। ठीक है, आपने भी पेरियार का जिक्र किया, उनको पेरियार की छोटी सी प्रतिमा जो है वो भेंट की विजय जी ने, उसकी बात हो रही थी। अब पेरियार साहब किस बात के लिए जाने जाते हैं दुनिया जानती है, एंटी ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, जो कुछ आप कहिए उसको, वो मूवमेंट उन्होंने खड़ा किया, और जो लकीर उन्होंने खींच दिया आज तक उसी लकीर को पीट रहे हैं बाकी वहां पर जितने दल आए। सबकी राजनीति उससे आगे बढ़ती ही नहीं है, चाहे उसमें डीएम की हो या AIADM की हो या विजय जी हो या और वहां जितनी और नए दल बने वो भी। लेकिन उनको लगता है, उन्होंने अच्छा अपने भाषण में ये कहा कि मैं विजय के साथ इसलिए नहीं हूं कि ये पॉलिटिकल पार्टी है या मैं व्यवसाय के लिए इनके पास आया हूं, ये मेरे दोस्त हैं, दूसरा मैं इनकी विचारधारा से 100% सहमत हूं इसलिए आया हूं। नहीं, एक तो ये कि प्रशांत किशोर की कोई विचारधारा वगैरह है नहीं, मैं कई बार कहता हूं कि प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। और अभी आपने पूछा कि वो चले गए हैं बीच में, तो देखिए किसी एग्ज़ाम में कोई बहुत अच्छा कर रहा होता है, कोई टॉपर हो, तो वो कुछ लोगों के लिए नकल करा सकता है, कोई व्यक्ति हो उसको नकल करा सकता है कि भाई तुमको हम बता दे रहे तुम भी पास हो जाओगे। लेकिन IAS PCS में फेल होने वाला कोचिंग का मास्टर तो अच्छा हो सकता है, ज्ञान दे सकता है कि तुम ऐसे IAS बन जाओ, स्वयं IAS नहीं बन पाता है। और एक बार कोचिंग का धंधा चल निकला तो फिर आप हम देशज में कह रहे हैं जरा मुंह चुनिया चुनिया के दुनिया का ज्ञान आप भले दे दीजिए, IAS की तैयारी आपसे नहीं होती। और मुझे ये लग रहा था कि प्रशांत किशोर इसके पहले जब बिहार के BPSC छात्रों का धरना था तो मैंने इसी कहानी कुर्सी क्यों कहा था, भाई खारिज हम क्यों करें, एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है, लड़ रहा है, पदयात्रा किए हैं,
लेकिन अगर इतनी जल्दी जल्दी हताश हो कि भागेंगे कि अच्छा आज 4 धंधा कम हो गया तो चलो फिर थोड़ा दौड़ जाए, ऐसा नहीं होता है। इसमें की हताशा क्या दिखी आपको? अरे आपको इससे बड़ी हताशा क्या दिखेगी कि बिहार में चुनाव है, अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने 7 कोटे के मंत्री बनाती है तो उसमें सामाजिक समीकरण का ध्यान रखती है। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार तक जो गैर राजनीतिक हैं वो भी मैदान में कूद पड़े हैं। तेजस्वी लालू अपनी राजनीति कर रहे हैं और उसमें प्रशांत किशोर जो अपने आप को प्लेयर कहते हैं कि या तो हम 4 जीतेंगे या 245 में से आधी से ज्यादा जीत जाएंगे, वो कहां है? वो चले गए हैं एक्टर विजय के साथ, या जिसको हम कहें कि पेरियार की मूर्ति ले रहे हैं, तो अब वो बस मूर्ति ही लें, इससे ज्यादा का भविष्य तो नहीं दिखता है। समीर जी, आप पीके पर बोलिएगा, लेकिन आज इनका नाम एक और नेता ने लिया, ममता बनर्जी ने लिया बंगाल में। दरअसल वहां पर उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम किया था नेताजी इंडोर स्टेडियम में। टीएमसी की रणनीति बनाने के लिए बहुत सारे कार्यकर्ताओं के बीच में वो थे अभिषेक बनर्जी थे। अभिषेक बनर्जी भी बोले वहां पर, पहले वो बोले कि लोग पूछ रहे हैं मुझसे भाजपा में जाएगा क्या, तो कहा मुझे काट भी दोगे ना तो भी अंदर से आवाज आएगी ममता बनर्जी जिंदाबाद। फिर ममता बनर्जी बोली, ममता बनर्जी ने कई बातें की, आपको शॉर्ट में बता देता हूं, फिर आप उनकी बात सुनिएगा। उन्होंने कहा कांग्रेस से हमारा एक वक्त में समझौता था लेकिन फिर उन्होंने हमको धोखा दे दिया, और फिर भाजपा के लिए बोला कि चुनाव आएंगे ये अपना चार्जशीट खेलना शुरू हो जाएंगे। आरजी कर हादसे पर बोली हैं कि देखिए बीजेपी, ये सीबीआई अभी तक जो है न्याय नहीं दिला पाई है। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भी बने हैं उन पर भी बोला कि ये तो अमित शाह के खासम खास आदमी हैं। फिर ये भी बोला कि ये लोग महाराष्ट्र और दिल्ली कैसे जीते हैं वो लोग नहीं पकड़ पाए, मतलब कांग्रेस वो लोग नहीं पकड़ पाए, हमने पहले पकड़ लिया था। ये बाहर के लोगों को फ्रॉड वोटर बना के लाते हैं और उससे इलेक्शन में खेल कराते हैं और उससे ये लोग चुनाव जीतते हैं। पीके का नाम इन्होंने इस रेफरेंस में लिया कि यहां वो पीके नहीं है, अब आईपैक नहीं है, आईपैक पीके की कंपनी है, कि अब प्रशांत किशोर नहीं है, दूसरी टीम है, उसके साथ आप लोगों को मिलकर काम करना है। तो उनको बताना पड़ रहा है कि अब मैं पीके के साथ नहीं हूं। ये भी कहा पीके ने तो अपना अलग एक राजनीतिक दल बना लिया है, लेकिन अब हम और लोगों के साथ मिलकर के चुनाव में लग रहे हैं। मतलब ये ऐसे आपने जिनको कहा कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले नेताओं को अभी भी उनकी जरूरत है। ममता जी ने नया कोचिंग वाला जो है रख लिया है वहां पर, कोई उसकी जरूरत तो रहेगी, और वो काम वो अच्छा ही कर रहे थे भाई, उसमें तो बड़ा शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन कुल मिला के नेता नहीं बन पाया, और जो बनते दिख रहे थे फिर गड़बड़ हो रहा है। समीर जरा सुनिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को। আজকে মহারাষ্ট্রে হারিয়েছে কি করে ওরা ধরতে পারেনি, আজকে দিল্লিতে হারিয়েছে কি করে ওরা ধরতে পারেনি, ওরা বাংলাতেও শুরু করেছে, বাংলায় আমরা ধরবো এবং যোগ্য জবাব দেব, মাথায় রাখবেন এটা চ্যালেঞ্জ, ইটস এ চ্যালেঞ্জ, উইল ইউ অ্যাকসেপ্ট দ্যাট চ্যালেঞ্জ? পেছনে যারা আছেন, গ্যালারিতে যারা আছেন, চারিদিকে আমার বাঁদিকে ডান দিকে লড়বেন, জবাব দেবেন। মনে রাখবেন 2027 থেকে 29-এর মধ্যে বিজেপির ক্ষমতা শেষ, কাজেই ওদের বিরুদ্ধে যা যা করার বাংলাকে ওরা টার্গেট করেছে, তার কারণ অন্য কেউ লড়তে পারে না, বাংলা লড়তে পারে। বাজারে রটিয়ে দেওয়া হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিতে যাবে। আরে আমার গলা কেটে দিলে কাটা গলা থেকে মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ বেরোবে। আমি বেঈমান নই। বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে নতুন দল আসছে, বিজেপির হাতে কলকে আর তামাক খেয়ে কয়েকটা সংবাদ মাধ্যম আর 2-4টে সাংবাদিক এই কাজটা করছে। আমি তাদের নাম করে সবার পরিবেশ নষ্ট করব। भाई गजब हो रहा बंगाल में। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं, और भतीजे हैं तो चर्चाएं ये हैं कि भाई ममता जी पार्टी उन्हीं को सुपुर्द करेंगे बाद में किसी ना किसी वक्त पर। उनको कहना पड़ रहा है कि मेरे बारे में कह रहे हैं लोग भाजपा जाऊंगा, मैंने अच्छा ये तो मैंने भी कभी नहीं सुना था, फिर कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं पार्टी बना लेगा, काट दोगे तो भी ममता बनर्जी जिंदाबाद। देखिए अभिषेक बनर्जी का दूसरी बार बयान आया है कि जब काट दोगे तो ममता बनर्जी दिखेगी। इसके पहले जब उनके ऊपर कोल स्कैम में जब उनकी पत्नी उनको बुलाया गया था सीबीआई ने, उस समय चर्चा चल रही थी कि पार्टी में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच में खटपट चल रही है और वो शायद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। उस समय अभिषेक बनर्जी से पूछा गया था तो उन्होंने बहुत हंसते हुए कहा था कि मैं तो ममता जी का हनुमान हूं, सीना चीरूंगा तो ममता बनर्जी ही दिखेगी उसके अंदर। तो बोले आप मुझसे ये मत पूछना। देखिए अभिषेक बनर्जी जानते कि भविष्य उन्हीं का है, ममता बनर्जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी वही है, और ममता बनर्जी कोई मायावती तो है नहीं कि कभी इसको आकाश आनंद को निकाल दे, कभी किसी को निकाल दे, कोई अनिश्चितता रहे। ये तय है पार्टी के अंदर। जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी का दखल है पार्टी के अंदर, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो, संगठन की बात हो, चुनाव प्रचार अभियान की कमान हो,
और जिस तरीके से फैसलों को प्रभावित करते हैं, ये तय है कि आने वाले समय में अभिषेक बनर्जी टीएमसी के नेतृत्व करेंगे। ये पार्टी में सबको पता है, तो मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अफवाहें कहीं कुछ भी जो भी कहिए, इतनी बात बढ़ चुकी थी कि उनको सफाई देनी पड़ रही है। लगातार अगर हो रही तो उन्होंने कार्यकर्ताओं का भ्रम दूर किया बताने के लिए, और कोई गलत नहीं है इसके अंदर। अगर किसी चीज को लेकर कार्यकर्ताओं में चर्चा हो रही है, मीडिया में चर्चा हो रही है, तो उन्होंने पक्ष बहुत स्पष्ट रखा। मुझे लगता है रखना जरूरी था, जिससे इस तरह की चर्चाओं पे पूर्ण विराम लग जाए। दूसरा एक बात मैं इनके बारे में कहना चाहता हूं, प्रशांत किशोर के बारे में, कि बिहार की राजनीति को लेकर देखिए, प्रशांत किशोर ने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली अपने साथियों के बीच में। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि भाई आप बिहार की राजनीति में आप 2025 में क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा मैं 2025 की राजनीति में वही करना चाहता हूं जो 2005 में रामविलास पासवान ने किया था। उस समय किसी को बहुमत नहीं मिला था, 29 सीटें रामविलास पासवान की आई थी, वो किंग मेकर बन गए थे। फिर उन्होंने कह दिया था कि जो पार्टी मुसलमान मुख्यमंत्री देगी मैं उसे समर्थन दूंगा। कोई पार्टी तैयार नहीं हुई, तो फिर 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए थे। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि मुझे बिहार की राजनीति में किंग मेकर बनना है, मैं इतनी सीटें लेकर आना है कि मेरे बिना किसी की सरकार बने नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार में कोई पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार लाने की हैसियत में है नहीं, सबको किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। तो मैं अगर 25 से 30 सीटें अगर जीत जाता हूं तो मेरे बिना सरकार न बने, ऐसी स्थिति आएगी। इतना बड़ा प्लेयर बन सकते हैं क्या प्रशांत? वो ये कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये कह देना कि प्रशांत किशोर बन नहीं सकते, मुझे लगता है टू अर्ली टू से। भाई बिहार की राजनीति में तो कोई भी ऐसा है नहीं, इतने साल की राजनीति करने के बाद न भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों पर लड़ने की हैसियत बना पाई, न नीतीश कुमार 243 सीटों पर लड़ने की हैसियत बना पाए, और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपने दम पर बिहार में सरकार बना ले। जब सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलना है, तो प्रशांत किशोर तो बिहार की राजनीति को बहुत बेहतर समझते हैं, बिहार से ही आते हैं। हो सकता है उनका प्लान हो कि मैं जिस तरीके से तैयारी कर रहा हूं, आने वाले समय में मुझे 25 से 30 सीटें मिल जाए तो मैं बिहार का किंग मेकर बन जाऊं। ठीक है सर, हम लोग बिहार की बात कर रहे थे, पीके का नाम आया तो हमने बंगाल की बात की। एक छोटा सा आपको बस एक अभी हल्की बात कर रहा हूँ, छोटी बात कर रहा हूँ, बाद में इस पर लंबा डिस्कशन करेंगे। एक सर्वे हुआ है, सी वोटर ने किया है बिहार को लेकर के, उसका केवल एक आंकड़ा, प्रेफर्ड नेक्स्ट सीएम। सवाल हुआ आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार 18%, तेजस्वी यादव 41%। सर ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। वैसे तो सर्वे है, लेकिन फिर भी सोचा नहीं था कैसे सर्वे आएगा बिहार का। देखिए सर्वे है, लेकिन तेजस्वी को हमेशा ही हम लोग चर्चा करते रहे कि वो मजबूत कंटेंडर है, और आरजेडी सबसे बड़ी मतलब मजबूत पार्टी के तौर पर वहाँ दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार जी का अवसान भी दिखाई दे रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी उनको कितना सहारा देकर कितना आगे खुद को और उनको मिलकर बढ़ा सकती है, ये बात है। वो ढलान पर है और इतनी तेजी से ढलान पर है, बहुत तेजी से ढलान पर। मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि यदि एनडीए की सरकार बनेगी तब भी मेरी आज भी फिर राय यही है, भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज हों, नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये तय है, चाहे वो एनडीए की सरकार बने या किसी और की सरकार बने। तो तेजस्वी का भाजपा तो खुश होगी, नाराज क्यों होगी? आप भी जानते हैं भाजपा नाराज, भाजपा खुश होगी। चलिए माफी चाहता हूँ मैं कि भाजपा खुश होगी, भाजपा तो इस सर्वे से भी खुश होगी मुझे लगता है कि 43% शायद मना लिया जाए नीतीश कुमार जी को बताने के लिए, ये ठीक है। और ममता जी पश्चिम बंगाल की सबसे मजबूत नेता है, लेकिन जो अब पूरी भूमिका उनकी दिखाई दे रही है, जिस तरह से वो बात कर रही है, इससे उनको एक बड़ी चुनौती सामने दिखाई दे रही है। अच्छा, और वो समझ रहे हैं कि बिहार यदि भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया, मान लीजिए दिल्ली के बाद, महाराष्ट्र के बाद, हरियाणा के बाद, और उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की निगाह बिहार से भी ज्यादा बंगाल पर है, खासतौर से अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उनकी निगाह वहां पर है, और ये वाला इलेक्शन उनके लिए मोस्ट चैलेंजिंग इलेक्शन होगा। यहाँ पर कांग्रेस के वो साथ जा नहीं सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर उनको बड़ी चुनौती दे रही है, इसलिए अभिषेक भी जिस तरह से बात कर रहा है, ये नहीं है कि इसका मतलब ममता बनर्जी कमजोर है, लेकिन 15 साल का शासन, एंटी इनकम्बेंसी, तमाम बातें, और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जिस तेजी से वहां बढ़ा है, मुझे लगता है कि ये बड़ा चैलेंजिंग इलेक्शन होगा ममता बनर्जी के लिए, और एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी वहां पर। ये सेंस आपको कहां से, क्या किस बात से मिल रही है कि ममता बनर्जी को चुनौती महसूस हो रही है, हीट महसूस हो रही है? हीट महसूस हो रही है क्योंकि पूरी अभी जो जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, और अभिषेक ने भी जिस तरह से बात की है कि वो ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, ये ठीक है कि उनको सफाई देने की जरूरत थी, लेकिन आज ममता बनर्जी को अभिषेक के साथ खड़े होने, अभिषेक को ममता बनर्जी के साथ खड़े होने की जो जरूरत दिख रही है, और जिस तरह से वो पूरे अग्रेसिव तरीके से इस कैंपेन पे चल रही हैं, लेकिन साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को आप नजरअंदाज मत कीजिए। वो 3 से 77 पर पहुंची है, तो 77 से 150 पहुंचने में या ऊपर पहुंचने में बंगाल पर एक कमेंट हर्षवर्धन जी। देखिए मुझे लगता है कि ये सारी खबरें तो हम लोग रोज रोज बात करते हैं, खबर सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बनर्जी का ये कहना है कि मेरा गला भी काट दो तो ममता बनर्जी जिंदाबाद निकलेगी। जब कोई आकंठ संदेह के दायरे में डूबता है तब ऐसी ध्वनि निकलती है।
इसको आप सामान्य बात नहीं करें। और मैं ये नहीं मानता हूं कि अभिषेक बनर्जी को कोई सफाई देने की जरूरत मीडिया को या कार्यकर्ता को पड़नी चाहिए। अभिषेक बनर्जी जो डिफैक्टो नंबर 2 हैं, या कहे कि आप सब मानते हैं कि उनके बाद वही पार्टी चलाएंगे, बाकायदा वो तय करते हैं। और मतलब कोई अगर कलकत्ता जाए तो कालीघाट देवी जी के दर्शन तो कीजिएगा ही, लेकिन चौराहे को उधर जाएंगे तो देवी जी के दर्शन कीजिएगा, जो रिलायंस के सहयोग से सुंदर बन रहा है। ये जान लीजिए, आप लोगों को जानना चाहिए कि कालीघाट मंदिर पहले बहुत ही बुरी अवस्था में था, अभी रिलायंस उसको थोड़ा अच्छा बना रहा है। लेकिन जब चौराहे को उधर जाएंगे तो ममता जी का तो वही सादगी वाला घर दिखेगा। थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां के लोग कहते हैं कि एक लाइन से देखते जाइए, सब पर आपको अभिषेक बनर्जी की छाप दिखेगी। जितने बड़े घर, जितने बड़े मकान दिख रहे हैं, ये प्रभाव अभिषेक बनर्जी का है। अगर उनको ये कहना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है संदेह गहरा है। राजनीति बहुत कठिन होती है, इतनी आसान नहीं होती। अब बात जरा करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट पर छिड़ा हंगामा अब नए राउंड में एंट्री कर गया है। आज पुलिस ने बैरिकेड लगाकर आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को दिल्ली विधानसभा परिसर में जाने से रोक दिया। इसके विरोध में आपके विधायक बाहर ही धरने पर बैठ गए और खूब नारेबाजी की। नेता विपक्ष आतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को फोन लगा दिया, लेकिन बात नहीं हुई। इसके बाद पुलिस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच खूब नोकझोंक हुई। मंगलवार को जब सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली असेंबली में पेश हुई थी तो आम आदमी पार्टी के विधायकों के हंगामे के बाद स्पीकर ने 21 विधायकों को 3 दिन के लिए निलंबित कर दिया था। बीजेपी का कहना है यह पूरा धरना प्रदर्शन, नारे, हंगामा सिर्फ इसलिए है कि शराब घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट पर आप मुद्दा डाइवर्ट किया जा सके, उस पर बात ना हो, उस पर चर्चा ना हो पाए। 2-3 बयान आपको सुनाता हूं। आतिशी वो कह रही हैं कि आज जो दिल्ली असेंबली में हुआ, यह देश में कहीं नहीं हुआ कि चुने हुए विधायकों को अंदर जाने से रोका गया। मनजिंदर सिरसा कह रहे हैं कि अब शराब घोटाले की आंच महसूस हो रही है, इसलिए सारा तमाशा किया जा रहा है। और कांग्रेस से संदीप दीक्षित, उनका कहना यह है कि इस बार जो आम आदमी पार्टी कह रही है बात सही लगती है। सस्पेंडेड हैं, इसलिए हमें विधानसभा परिसर में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है। हाउस के सस्पेंड होना का ये मतलब नहीं है कि विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुस सकते। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी चुने हुए विधायक को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। आज तक देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। विधानसभा के परिसर के अंदर ना घुसने देना, आम आदमी पार्टी के विधायक दल का ऑफिस है, वहां पर कैसे नहीं घुसने दे रहे हैं? किसी विधायक को अपना 280 का सवाल लगाना है, आम आदमी पार्टी को डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरना है, तो आखिरकार कैसे रोका जा सकता है? कैग रिपोर्ट है, ये शराब घोटाले की अभी कैग रिपोर्ट आई है। इसमें आज की डिस्कशन बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता था कि घोटाला तो हुआ ही नहीं है। अब तो कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में बता दिया कि किस तरह से शराब आवंटन का काम किया गया। लाइसेंस दिए गए, उन धारकों को दिए गए जिनको मिल नहीं सकते थे, क्योंकि केजरीवाल जी के दोस्त थे इसलिए दिए गए। 111 लोग होलसेल का काम करते थे, उसकी जगह पे केवल 3 लोगों को काम दिया गया, 71%। ये सारी बातें जो है अब सामने आएंगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। असेंबली के अंदर नारे लगाने नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये आतिशी जी को भी पता होना चाहिए। जहां तक असेंबली में जाने की बात है, देखिए हाउस के अंदर ये लोग सस्पेंडेड हैं, हाउस के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन असेंबली के अंदर तो कोई भी जा सकता है, हारा हुआ व्यक्ति भी जा सकता है। तो इसमें चुने हुए या सस्पेंडेड जो हैं, अब ये क्यों रोका है ये मेरे ख्याल से देखना चाहिए, लेकिन ये गलत बात है। आपको असेंबली में जाना, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो उनको वहां एक कमरा भी होगा, अपने कमरे में जाना, आम आदमी पार्टी का लेजिस्लेटर पार्टी का ऑफिस भी होगा, उसमें जाना, ये तो एक अधिकार होता है, इससे नहीं रोकना चाहिए। लेकिन ये दूसरा मेरा ये है कि अगर आप सीएजी जैसी चीज पर चर्चा कर रहे हो, मेरा इसमें एक मतभेद है बीजेपी से। देखिए सीएजी की रिपोर्ट जब पीएसी में डिस्कस होती है तो निष्पक्षता से होती है। अच्छा, जरा अभी त्रिपाठी जी ने बताया कि ये जो बाहर नारेबाजी हो रही थी आम आदमी पार्टी की, सुनने लायक है, तो जरा सुनाइए। ये सुनना चाह रहे थे आप? जय 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 भीम। देखिए, मुझे तो एक बात सचमुच थोड़ा सा लगता है कि ये आम आदमी पार्टी के मन में तो आनी चाहिए। ठीक है, आतिशी जी जीत कर आई हैं, उनका पूरा सम्मान है और उनको नेता प्रतिपक्ष भी बना दिया है। लेकिन अगर अरविंद जी राज्यसभा नहीं जा रहे हैं संजीव अरोड़ा वाली सीट पर,
तो क्या कोई एक विधायक नहीं दिल्ली में जिसने अब तक अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया होता और कहता कि अरविंद जी हमारे नेता हैं, वो लड़ाई लड़ेंगे हमारी? और क्या अरविंद इस लड़ाई को उस तरह से लड़ते दिखते तो आम आदमी पार्टी की लड़ाई अधिक मजबूत नहीं होती? और तो और आतिशी तो उनकी बहुत मतलब मनीष के भी सहयोगी के तौर पर रही, क्या वही नहीं ये प्रस्ताव दे सकती थी कि मैं छोड़ रही हूं कुर्सी? अरविंद या ये तो वो कुर्सी पर नहीं बैठी थी जो मुख्यमंत्री वाली थी, तो विधायक की कुर्सी। ये करना चाहिए था कि नहीं? आपका बड़ा नेता इतने दिनों से, जैसे हमारे कहते हैं सट्ट मार गया भैया, अब उनको आवाज नहीं निकल रही, तो वो हाल हो गया उनका। वो बोला नहीं जा रहा है अरविंद जी से, कम से कम आवाज निकलती। यहां तो ऐसे लग रहा है कि अब सारी पार्टी आतिशी चलाएंगी, कोई और पार्टी में है ही नहीं। तो बड़ी विचित्र सी स्थिति। नहीं, वो तो आम आदमी पार्टी ने तो अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे उस खबर का भी जोरदार खंडन किया। उन्होंने खंडन किया, हालांकि अब उनकी किस बात पर यकीन करे, कोई भी यकीन करने लायक बात तो इधर कही नहीं है हाल में उन्होंने। हाँ। 2011-12 में वही कही थी, जब से पार्टी बन गई तब से कौन सी बात कही जो सही निकली? ठीक, तो लेकिन देना चाहिए त्यागपत्र किसी को, और आतिशी दे तो और अच्छा हो जाए। संदीप दीक्षित चुनाव लड़े अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन आज उन्होंने दोनों बातें आम आदमी पार्टी के समर्थन में और सवाल पूछते हुए बीजेपी से कही हैं कि आप हाउस से सस्पेंड कर दो, स्पीकर का ये कार्यक्षेत्र है वो कर सकते हैं, लेकिन आप विधानसभा परिसर में जाने देंगे? ये आम आदमी पार्टी के साथ नाइंसाफी हो रही है, उन्होंने कहा। और शराब घोटाला जिस पर इन्होंने इतनी बातें कही, वो कह रहे हैं कि बीजेपी इस पर जरा पीएससी में निष्पक्षता से चर्चा करवाए। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ठीक है, स्पीकर ने अगर 22 विधायकों को अगर निलंबित कर दिया है तो परिसर में तो जाने की परमिशन होना चाहिए। विपक्ष की नेता है आतिशी भाई, जो चैम्बर होता है, दूसरी बैठक लेना है, उनको चुनाव अगर लड़ना है डिप्टी स्पीकर का, तो ठीक है, सत्र में नहीं आ सकते जहां कार्रवाई होती है। परिसर में तो कार्रवाई नहीं होती ना, परिसर में तो आदमी टहल सकता है, बैठ सकता है। यह जाति मुझे लगता है कि परिसर में जाने की अनुमति देना चाहिए थी। अब लेकिन 10 साल जिस तरीके से वो प्रताड़ित रही है बीजेपी विपक्ष के रूप में, पहली बार 3 साल विधायक थे, उसके बाद 8 विधायक रहे, और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया है, तो मुझे लग रहा है कि अब उन्हें 10 साल बाद लगा है कि भाई अब आम आदमी पार्टी से हमें हिसाब चुकता करने का मौका मिला है। तो निश्चित रूप से राजनीति में ये होता है, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन परिसर में जाने की अनुमति मिल जाना चाहिए थी। बाकी संदीप दीक्षित का जो रिपोर्ट को लेकर कहना है, मुझे लगता है उनका कहना भी ठीक है। और संदीप दीक्षित देखिए बहुत स्पष्ट बोलने के लिए जाने जाते हैं वो, मतलब तो पीएससी में जब तो आम आदमी पार्टी के लोग भी होंगे, बिल्कुल सस्पेंडेड होते हैं तो चर्चा नहीं कर सकते। सस्पेंडेड होते हैं तो वो हाउस के अलावा उसमें भी पीएससी में भी नहीं बैठ सकते। नहीं, वो तो अभी ना, लेकिन जब वो बाद में 2 दिन के बाद तो फिर ये लोग भी होंगे ना। बात तो करनी चाहिए ना। अगर सीएजी की रिपोर्ट आ रही, उस पर चर्चा होनी थी, तो उस वक्त आप तमाशा करने के बजाय उसका हिस्सा बन सकते थे। ऐसा नहीं है। संदीप दीक्षित जो कह रहे हैं कि विपक्ष को उन्होंने मुद्दा दूसरा उठा लिया। उन्होंने मुद्दा उठाया कि आपने बाबा साहब की और भगत सिंह की तस्वीर गायब कर दी। देखिए, आपने मुद्दा उठाया, इस तरह का तमाशा कोई और नहीं करता है। आपने तो गांधी जी को ही हटा दिया था, आपने देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा दिया। आप ये कोई आपके घर का कमरा नहीं है, जब मन करे। आप भी मान रहे हैं कि सीएजी रिपोर्ट से डिफ्लेक्ट करने के लिए सब तमाशा किया आपने? सीएजी रिपोर्ट पर बात उनको नहीं करनी है, उनको डर है, इसीलिए कर रहे हैं। सर एक कमेंट की बात, फिर सर एक क्विक कमेंट से फिर कांग्रेस पर एक खबर। सीएजी रिपोर्ट पर तो उस दिन चर्चा ही नहीं होनी थी, केवल टेबल हुई थी। ठीक, तो चर्चा के लिए तो हाउस में स्पीकर जब टाइम तय करेंगे, तो अभी चर्चा की तो बात ही नहीं आई है सीएजी पर। जब चर्चा होगी, पहले पीएससी में हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरा, ये तो किसी भी तरह से मतलब गैर लोकतांत्रिक कदम कहना चाहिए कि विधायकों को, सस्पेंडेड विधायकों को आप हाउस के कैंपस में नहीं आने दें। मुझे लगता है कि, और जब यदि ऐसा है, मुझे नहीं पता कि उनके क्या कार्यक्रम है, यदि जो उपाध्यक्ष का, डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है और उसमें यदि पार्टी नहीं रहेगी, तो ये भी ठीक नहीं माना जाएगा। भले जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वहां पर विपक्ष के यदि सदस्य नहीं होंगे और उसका चुनाव होगा, तो उसे भी ठीक नहीं माना जाएगा संसदीय परंपरा। सर एक आपकी बात, आपका कमेंट कांग्रेस की खबर पर लेना है। कांग्रेस पार्टी से देखिए जो कुछ सूचनाएं आ रही हैं, अभी पीछे एक बड़ी संगठनात्मक बैठक हुई थी, उसमें कुछ फेरबदल भी हुए, और अब चर्चा यह है कि जो इस वक्त अध्यक्ष के बाद राहुल जी और अध्यक्ष के बाद प्रियंका जी, राहुल जी और अध्यक्ष के बाद, या सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी और अध्यक्ष के बाद, सर बस अब आगे एक ही बार कहते ना, हाँ, एक ही बात, 3 बार, या आप 3 बार नहीं कहते तब भी एक ही बात होती जी। इन चारों के बाद जो सबसे बड़े पावरफुल पोजीशन है, वो है संगठन महासचिव की। केसी वेणुगोपाल साहब काफी लंबे वक्त से वो इस पोस्ट पर हैं, केरल से आते हैं, और चर्चाएं ये पहले भी चल रही थी कि उनको अब केरल ही भेजा जा सकता है, वो पीसीसी प्रेसिडेंट बन सकते हैं और वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाया जा सकता है। कुछ और खबरें हैं कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी बदलाव को लेकर के, हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो आपको इस पर अपडेट देंगे। जी मनीष।
देखिए, हाल फिलहाल तमाम मीटिंगें हुई हैं कांग्रेस में, लेकिन अंदर खाने से जो हमारे पास वहाँ के इन सूत्रों से जो खबर है उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जो केसी वेणुगोपाल है उनको वहाँ पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, क्योंकि केरला में चुनाव होने वाले हैं। ये इच्छा उन्होंने पहले भी जाहिर की थी। चूंकि वहाँ पर एक रमेश चन्नीथला एक बहुत बड़े नेता हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन इस बार जो अभी कुछ दिनों में जो लिस्ट आने वाली है तमाम राज्यों में नए पीसीसी प्रेसिडेंट होने वाले, उसमें एक बड़ा चेहरा है केसी वेणुगोपाल, जिनको वहां पर रिप्लेस किया जाएगा, ये जरूर खबर आए। दूसरी बात, एक जो बहुत ही पुष्ट सूत्रों से हमारे पास खबर आई कि इलेक्शन मैनेजमेंट विंग की तैयारी एक कांग्रेस कर रही है बड़े पैमाने पर, और इसको हेड जो है वो प्रियंका गांधी करेंगी। ये एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। इसके लिए एक बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है। CWC के जितने भी मेंबर हैं वो बदले जाएंगे, और जो बड़ी बात यह है कि जो अनौपचारिक रूप से जैसे सुनील कानूनगो जैसे जो लोग हैं जो कि कांग्रेस में की पूरी एक रूपरेखा दशा दिशा तय कर रहे हैं कि पार्टी किस तरीके से राज्यों में परफॉर्म करेगी, उनको कहीं ना कहीं पार्टी में एक जिम्मेदारी मिल सकती है इस तरीके से जो एक थिंक टैंक के रूप में काम करे, जो कि कांग्रेस को मदद मिल सकती है। इस तरीके के कुछ बदलाव के संकेत मिले हैं, ये हमारे पास जरूर खबरें हैं इस तरह की। मीडिया विंग में भी कुछ परिवर्तन की बात है क्या मनीष? देखिए, जयराम रमेश की जगह कुछ एक आध नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चाएं चल रही हैं, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। उसमें भी बदले जाने की बात सामने आई है कि कोई एक नया चेहरा इस बार लाया जा सकता है, कि मीडिया विंग को बदला जाए। कई लोगों ने इसकी बात कही भी है, चर्चा भी जोर शोर से हुई है। इतना ही नहीं, कुछ राज्यों के पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाने, उसमें राजस्थान का भी नाम आ रहा है कि राजस्थान के भी पीसीसी प्रेसिडेंट भी बदले जा सकते हैं। तो ये खबरें इस बार जरूर बहुत तेजी से कांग्रेस के हाई लेवल के नेताओं के बीच में चल रही है। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका। हमने इस पर कुछ दिनों पहले भी चर्चा की थी, तो ये सुगबुगाहट तो थी कि अब लीडरशिप जो है वो राहुल जी के हाथ में, और चुनाव लड़वाना वो काम प्रियंका जी के सामने होगा। और इसमें जो केरल की बात हो रही है उसमें बहुत बड़ी बात यह है कि केसी वेणुगोपाल को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा विरोध चल रहा है लंबे समय से, लेकिन उनको नहीं हटाया जा रहा। और जो अभी शशि थरूर साहब की हमने चर्चा की थी, तो शशि थरूर साहब भी इसीलिए नाराज हैं कि वेणुगोपाल साहब यदि केरल के अध्यक्ष बन जाएंगे और वो सीएम फेस होंगे, थरूर साहब चाहते हैं कि वो सीएम फेस वहां पर बने, तो वो एक नया विवाद वहां पर शुरू हो रहा है। हालांकि रमेश चन्नीथला पुरानी पीढ़ी के नेता हो गए, वो मजबूत नेता रहे थे केरल के, लेकिन केसी वेणुगोपाल से जाने के बाद आपको शशि थरूर साहब पर भी नजर रखनी पड़ेगी कि यदि वो केरल के प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं तो वो क्या करेंगे। और जयराम रमेश को लेकर भी लगातार चर्चाएं होती रही है कि मीडिया प्रभारी होने के बाद खासतौर से सुरजेवाला साहब भी अपना एक कैंपेन उसको लेकर चलाते रहे हैं, तो वहां पर क्या बदलाव होगा। लेकिन ये तो तय था कि पार्टी को वो देखें राहुल जी और प्रियंका जी इलेक्शन को तो ये बड़ा परिवर्तन होगा सर, और प्रियंका जी के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी, बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन। उससे बड़ा परिवर्तन तो ये नजर आना चाहिए कि अगर केसी वेणुगोपाल केरल जाते हैं प्रदेश अध्यक्ष बनके, मुख्यमंत्री का चेहरा बनके, तो संगठन महासचिव किससे बनाया जाएगा। लंबे समय से केसी वेणुगोपाल संगठन पार्टी का देख रहे हो, एक बड़ा पद होता है संगठन महासचिव कांग्रेस के अंदर, तो क्या सचिन पायलट उस जगह पर आएंगे? पायलट उसका नाम की संभावना, क्योंकि देखिए दिल्ली चुनाव की जो सूची जारी हुई थी उसमें केसी वेणुगोपाल की जगह एक बार एक सूची में सचिन पायलट ने साइन किया था उस सूची के अंदर। तो क्या सचिन पायलट को संगठन महासचिव बनाया जा सकता है? क्योंकि संगठन महासचिव आप किसे लेकर आएंगे, कोई युवा आना चाहिए। और सचिन पायलट के बारे में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अशोक गहलोत के समय बहुत धैर्य रखा, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने कहा था कि आप धैर्य रखिए, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। अब सरकार तो बंद नहीं की, वहां उन्हें मुख्यमंत्री बना देते। प्रदेश किस बात का रखा था कि मानेसर में रहे, दिल्ली नहीं आए? बिल्कुल, कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए, वो और वहां से कहीं और नहीं गए, पार्टी हार गई। अगर जीत जाते तो शायद मुख्यमंत्री बना देते। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि उन्हें सचिन पायलट को संगठन महासचिव बना दिया जाए। मुझे लगता है अगर ये फैसला होता है सचिन पायलट का तो एक अच्छा फैसला होगा। और मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन कमेटी प्रियंका गांधी को बनाया जा रहा है तो उससे बेहतर तो कई और नाम थे। प्रियंका गांधी के बाद चुनाव लड़वाने के कौन सा अनुभव है कि उन्होंने पार्टी को चुनाव लड़वाया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, जो जिम्मेदारी दी है। तो पार्टी में सीनियर लीडर है, मुझे लग रहा है उनको जिम्मेदारी देना चाहिए। नहीं, आप अतिरेक कर रहे हैं। वो जब चुनाव लड़ने की उनकी उम्र नहीं थी तब से वो अमेठी और रायबरेली में आ जा रही है, चुनाव लड़वा रही हैं। सोनिया जी की प्रभारी के तौर पर मूल तो आ जा रही है। मतलब प्रियंका के चुनाव के समय चुनाव लड़वाती भी दिखती है, तो ऐसा नहीं है, वो रही है, प्रभारी महासचिव भी रही है, तो वो सब। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी काम हो आपको चेंज तो करना पड़ता है ना। अब सेट ऑफ पीपल तो ये है ना, लोग तो बदल नहीं जाएंगे, तो इन्हीं में से आपको किसी को और अगर ये लग रहा है प्रियंका गांधी संसद में आ चुकी हैं, तो अब उस तौर पर अगर देखें तो कोई तो एक उनकी ऐसी जिम्मेदारी हो ना जहां जाकर कुछ रुके कि अच्छा चलो ठीक है, बक स्टॉप्स हियर, जवाबदेही यहां होगी, अकाउंटेबिलिटी यहां होगी, कोई तो जगह होनी चाहिए ना, तो वो तो करना चाहिए। अच्छा है, जवाबदेही तो फिर भी किसी और की होगी।
लेकिन सचिन को यदि मतलब संगठन महासचिव कोई और बनाएंगे होगा। तो बेहतर हो पाएगा कि कुछ नए लीडर्स वहां पर आए। सचिन का काम बेहतर हो सकता है कि उनकी उम्र और उनका जो युवा नेताओं में अनुभव, वो अकेले जो युवा कांग्रेस से बचे हुए, बाकी सारे राहुल गांधी के साथी छोड़ के जा चुके हैं, अकेले लंबे समय से बचे हुए। तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट को जिम्मेदारी मिलना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं आज की तारीख में। नहीं तो ये सारे परिवर्तनों से आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी की कुछ सूरत बदल सकती है? अब जितनी बुरी हालत है इससे कुछ ही बेहतर होगा ना, इससे बुरा और क्या होगा आपका। जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर है, और 8 और 9 तारीख को तो अहमदाबाद में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक बड़ी है, उस बैठक में डिसीजन होने वाले हैं। तो मुझे लगता है वहां ये फैसला होगा। जब पार्टी बुरी तरीके से हारती है, सभी राज्यों में आप हार रहे हो, ठीक है, लोकसभा में आप 99 सांसद लेकर आए, वो आपके लिए खुशी का क्षण था, लेकिन हरियाणा आप हार गए, महाराष्ट्र आप हार गए, दिल्ली में आप खाता भी नहीं खोल पाए, अभी आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है, बंगाल में चुनाव लड़ना है, बाकी जगह केरल में आपको उम्मीद है कि इस बार आप सरकार बना पाओगे। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संगठन में और सरकार के रूप में इतनी मजबूत हो चुकी है, तो आपको थोड़ा तो फेरबदल करना ही पड़ेगा। जिनके हाथ में कमान थी वो कुछ कर नहीं पाए, तो नए लोगों को लाके मौका देना ही पड़ेगा आपको। नहीं, जैसे इस बार जीरो अलग आई ना, जैसे अभी बताया था किसी नेता ने कि जीरो इस बार अलग तरह की थी, तो बदलाव से कुछ तो फर्क पड़ता ही है। चलिए देखते हैं।